दोस्तों नमस्कार। दैनिक जनता के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टिहरी लोकसभा क्षेत्र की। टिहरी में भी बेहद दिलचस्प चुनाव देखने को मिला। आपको जानते हैं टिहरी के अंदर देहरादून जिले की, टिहरी जिले के, उत्तरकाशी जिले की 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये चीन सीमा तक ये लोकसभा क्षेत्र जाता है। और आप जानते हैं यहाँ गंगोत्री धाम है, यानी गंगा का जो उद्गम स्थल गौमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री का भी धाम भी है और यहाँ लाखा मंडल का भी अपना विशेष महत्व है। तो ये बेहद ही धार्मिक लिहाज से भी और राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। आप जानते हैं देहरादून की बड़ी आबादी इसी संसदीय क्षेत्र के तहत आती है और आजादी के बाद से जो टिहरी राज परिवार है, राजशाही का इस क्षेत्र पर कब्जा रहा है। आप जानते हैं टिहरी झील है, टिहरी डैम है, वो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डैम है। वहां किस तरह से ये सवाल रहते हैं वहां के, और देहरादून के किस तरह के सवाल रहते हैं, और उत्तरकाशी जिला है वहां के क्या सवाल रहते हैं, क्या वोट उस तरह से पड़ पाया, क्योंकि 57.22% के आसपास वोटिंग जो बाद में जो अपडेटेड आंकड़ा दिया चुनाव आयोग ने उसके लिहाज से हुई है। बहुत अच्छी वोटिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब अल्मोड़ा और गढ़वाल से तुलना करेंगे तो वोटिंग अच्छी भी मानी जा सकती है। लेकिन इसमें देहरादून का एक बड़ा हिस्सा है जो मैदानी क्षेत्र है, बहुत अच्छी वोटिंग हो सकती थी, वैसा नहीं हुआ। 3 प्रत्याशी मुख्य तौर पर हमने टिहरी लोकसभा में इस बार देखे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने सबको चौंकाया है। पहली बार 26 साल का बेरोजगार युवा चुनावी मैदान में उतरता है। न कोई बड़ी टीम होती है, न संसाधन होते हैं उनके मुकाबले में। जिस तरह रानी राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की कैंडिडेट हैं और कांग्रेस ने जोत सिंह गुंसोला को मैदान में उतारा था। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गजेंद्र सिंह रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गजेंद्र सिंह रावत जी, आपका आकलन क्या है? वोटिंग बहुत पहले खत्म होगी, तमाम तरह के डेटा भी इलेक्शन कमीशन ने रिवाइज करके डाल दिए हैं। 57% से थोड़ा ज्यादा वोट पड़ा है। देहरादून की राजपुर रोड सीट भी है जहां 50% वोट भी नहीं पड़ पाते हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा टिहरी, प्रतापनगर और कई विधानसभा क्षेत्रों में भी 50% का आंकड़ा नहीं छू जाता है। ओवरऑल जब हम टिहरी लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा कर रहे हैं और नतीजों से पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कम वोटिंग कहां कहां हुई है, इसके मायने क्या हैं, 3 प्रत्याशियों की छवि जब आपके जहन में बनती है तो किस तरह, आपका पहला कमेंट क्या है टिहरी पार्लियामेंट्री सीट को लेकर के? जब वोटिंग खत्म हो चुकी है, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन जो गुणा गणित है वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे फिर निर्दलीय बॉबी पवार की टीम हो, सब अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। जी गजेंद्र रावत जी। इस प्रदेश में तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं हुई है, उसमें जो पहले नंबर की विधानसभा उत्तराखंड की है वो है पुरोला। और पुरोला विधानसभा इस टिहरी लोकसभा का हिस्सा है। आपको अगर इस पूरी राजनीति को समझना तो बिना पुरोला का डिस्कस किए इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि उस विधानसभा सीट में जो 5 बार विधायक हो चुके हैं अब तक के, 2 बार मालचंद हुए, एक बार राजकुमार विधायक बने, एक बार राजेश जोहटा बने और अब दुर्गेश्वर लाल वहां विधायक है। ये रिजर्व सीट है और ये पांचों के पांचों लोग जो आज तक विधायक बने और जो वर्तमान में विधायक है, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, जो सामने कांग्रेस में जो लोग होते थे, वो एक बार राजकुमार थे, वो इनके साथ जाकर मिल गए, राजेश जोहटा वहां जाकर मिल गए, तो वहां पर किसी और के पास कुछ था नहीं। तो असल जो चर्चा होगी अब इस बात को लेकर होगी कि जिस दिन पुरोला के जो वो खुलेंगे, जो मतदान के दिन जब ईवीएम सामने आएंगी, तो उस ईवीएम में क्या आपको ये दिखाई देगा कि एक और वो 5 विधायक, एक वर्तमान विधायक और 4 वो लोग जो पहले रहे हैं, जो इतने पावरफुल लोग भाजपा के पास थे, क्या उस सीट पर भाजपा लीड कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो क्या वो बॉबी पवार ने वहां पर कोई बहुत बड़ा चमत्कार किया है? या जो कांग्रेस की हताशा निराशा जो चक्राता से निकल कर आई थी प्रीतम सिंह के भाग जाने के बाद, सबसे महत्वपूर्ण आप देखना, जिस दिन चुनाव की काउंटिंग हो रही है, सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि एक और वो सारे लोग जो सत्ताधारी दल के साथ थे और एक और जो जोत सिंह उनसोला के पास वहां कोई आदमी नहीं, और बॉबी पवार के पास तो वहां से उन्हें कहां से कुछ था, वो तो बेरोजगार संघ के नेता हुए तो वहीं से निकल कर आए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी कि पुरोला का जो जनमानस है और जिसको लेकर फीडबैक आ रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट पर जो चुनाव हुआ है उससे वो लोग बेहद परेशान है। राजेश जुआटा से लेकर दुर्गेश्वर लाल और राजकुमार से लेकर आपके मालचंद तक, ये तमाम नेताओं ने जो काम गजेंद्र किया रावत है। जी, जी गजेंद्र रावत जी, जब आप पुरोला से ही आप बातचीत शुरू कर रहे हैं तो हम वहां का जो आंकड़ा है वो भी अपने दर्शकों तक रख देते हैं। पुरोला में
जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब वहां करीब 64.5% के आसपास वोटिंग हुई थी, 64.41% वहां वोटिंग हुई थी। इस बार 57.50 वोटिंग हुई, यानी 57.5% वोटिंग हुई है। तो ये जो 4 पूर्व विधायक और एक मौजूदा विधायक सबको काउंट करके भी जो बीजेपी का टारगेट था हर सीट को हमें 5 लाख के अंतर से जीतना है, तो वहां पे तो 57.5% वोटिंग हो पाई पिछली बार की करीब 64.5% की वोटिंग के चलते। तो ये सब लोग वहां इकट्ठे हो गए लेकिन वोट तो लेकर के नहीं आ पाए। हमने पहले दिन ही कहा था कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका उद्देश्य भाजपा ज्वाइन करना नहीं है सिर्फ, वो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो अपने धंध फंद के काम थे, उन कामों को लेकर परेशान थे, या उनको लगता था कि उनको कहीं और संरक्षण नहीं मिल पाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले खबर छपी थी कि विकास नगर के कालिंदी हॉस्पिटल में 250 से ज्यादा फर्जी आयुष्मान के मामले पकड़े गए। वो मालचंद का हॉस्पिटल लोग जानते हैं। ऐसे वो तमाम चीजें, और अगर आप देखें ना, जब आपके पास इतनी पावर है और आप कह रहे हैं कि 15,000 नए लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, बड़े बड़े पन्ना प्रमुख बना दिए, तो वोट परसेंट डाउन कैसे हो गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और जो वहां से फीडबैक आ रहा है वो यही आ रहा है कि पुरोला के साथ साथ चक्रोता तक और वहां से लेके यमुनोत्री, इस पूरी बेल्ट में जो है भाजपा कांग्रेस को बहुत बड़ी टक्कर जो है वहां पर जो निर्दलीय है बॉबी पवार ने दी है। ये गजेंद्र रावत जी, चूंकि अभी हम उत्तरकाशी जिले की ही बात कर लेते हैं, आपने पुरोला की बात की, मैं चक्राता से शुरू करने वाला था लेकिन कोई नहीं, हम लोग अब पुरोला के बाद हम गंगोत्री चलते। गंगोत्री में भी आप जानते हैं टूट हुई है, जो बीजेपी के विधायक है वो भी कांग्रेसी गोत्र के हैं और अब जो उनसे चुनाव में हारने वाले विजयपाल सजवाण है कांग्रेसी गोत्र के, वो भी बीजेपी में है। यानी वहां भी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल गया है। उसके बावजूद जब आप गंगोत्री का जो वोटिंग परसेंटेज इस बार देखते हैं, 54% वोटिंग वहां हुई, जबकि पिछली बार वहां पे 58.75% वोटिंग हुई थी। और ये जो अपडेटेड आंकड़ा जो बाद में जो आया गजेंद्र रावत जी, 57.22% का, यानी जो 1-1.5% वोट बढ़ा है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पे 54% वोट पड़ना उस सीट पर, जिस सीट पर 58-59% वोट पिछली बार पड़ा था, तो वहां भी तो पक्ष विपक्ष मिलकर के बहुत कुछ चमत्कार नहीं दिखा पाए। वोटिंग तो वहां भी कम पड़ी है वोटर्स को, तो ये लोग भी घर से नहीं निकाल पाए, ना सुरेश चौहान निकाल पाए, ना विजयपाल सजवान निकाल पाए। उस सीट का भी हाल यही है कि जो 5 चुनाव हुए हैं उनमें से 2 बार गोपाल रावत जीते और 2 बार विजयपाल सजवाण और अब सुरेश चौहान। क्योंकि ये सारे लोग भाजपा में हैं और वहां पर यही नहीं, गोपाल रावत की मौत के बावजूद उनकी जो पत्नी वहां पर है वो बीजेपी के लिए काम कर रही थी। भाजपा का जो तंत्र है वो सारा वहां काम कर रहा था और वो लोग अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को वहां नहीं ले जा पाए। इस पर लोगों की निगाह इसलिए भी है कि उस सीट पर जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री चेहरा थे कर्नल कोठियाल भी वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में ही तो काम कर रहे थे। तो ये भी वही सीट है कि जिस अंदाज में और जगह से विपक्ष को खाली कर दिया गया, लेकिन इस बात की उम्मीद की जा रही कि गंगोत्री सीट पर जो वोट पड़ा है उसमें से पहले नंबर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट की जो है बताया जा रहा है कि उनको ज्यादा, उनके लिए अच्छा माहौल था वहां पर। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के लिए बताया और फिर बॉबी पवार के लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने भी जो है ठीक ठाक वोट वहां जुटाने की कोशिश करी है। यमुनोत्री में 52.72% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के 58.87% यानी करीब 59% के मुकाबले 53 वोट पोल होना। यमुनोत्री में भी वोट कम पड़ा। संजय डोभाल ने भी, बीजेपी को निर्दलीय विधायक हैं, सपोर्ट किया हुआ है और बीजेपी के तमाम मंत्रियों के घरों में भी देखे जाते हैं, दफ्तरों में भी देखे जाते हैं। और वहां पर भी जो केदार सिंह रावत हैं वो भी बीजेपी, तो वहां भी बीजेपी में माहौल है। लेकिन यमुनोत्री में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ये क्या संकेत करता है? ज्यादा जो वोट पोल हो बीजेपी की तरफ गया या कांग्रेस के जोत सिंह बुनसोला की तरफ गया? यमुनोत्री में बॉबी पवार को आपको बढ़त नजर आती है? मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों से बात करी जो इस चुनाव में बहुत सक्रियता से वहां काम कर रहे थे और उनका मानना था कि इस सीट पर बॉबी पवार को 15,000 तक वोट पड़ सकता है। दूसरा, ये भाजपा ने वहां पर जो है, चूंकि आपको मालूम है कि केदार सिंह 2 बार वहां जो विधायक हो चुके हैं वो वही है, संजय डोभाल ने उन्हीं को सपोर्ट कर, जो प्रीतम पवार भी वहां पर 2 बार विधायक हो चुके हैं, वो भाजपा के पास ही अब है। तो सारा जो ताकत है, जो मैन पावर है, वो तो सारी की आपको जो है भाजपा के पास दिखाई देती है कि भाई वर्तमान से लेकर पूर्व तक जितने भी लोग वहां विधायक हुए आज तक सारे के सारे भाजपा में। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जिस अंदाज में बॉबी पवार के जो टीम थी, जो युवा थे, उन्होंने जिस प्रकार अपील की और अपनी बात को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, तो मुझे लगता है कि वो मतलब इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, जो जो जोत सिंह उनसलो को नंबर 3 की वोट में पड़ते हुए देखता हूं।
ये रावत जी, मेरे पास सोशल मीडिया में एक सर्वे भी और समझिए कि एक आकलन भी वायरल हो रहा है, वो हम दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि गंगोत्री में जो पूरा जो वोट परसेंटेज पोल है उसमें 60% बॉबी पवार को दिखाया है। यमुनोत्री में जो वोट पोल हुआ उसका 80% बॉबी पवार को दिखाया है। पुरोला में जो वोट पोल हो उसका उसका 80 से 90% बॉबी पवार को दिखाया गया है। और गंगोत्री में बीजेपी को 30% वोट मिलता हुआ दिखाया गया है, कांग्रेस को 10% मिल रहा है। यमुनोत्री में बीजेपी को 10, कांग्रेस को 10% वोट मिलता हुआ दिखाया है। पुरोला में भी यही हाल है। ये एक सोशल मीडिया पर एक ये वायरल हो रहा है जो आकलन है सीट टू सीट का, और इसमें दिखाया गया है कि बॉबी पवार चुनाव जीत रहे हैं। वो हम दर्शकों को बताएंगे भी। 3,71,000 से ज्यादा बॉबी पवार को वोट देते हुए दिखाया है। बीजेपी को नंबर 2 पे 3,21,000 के साथ दिखाया, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,10,000 के आसपास का वोट इस सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक आकलन है, और वो बॉबी पवार के जुझारू समर्थक, जोशीले समर्थक भी हो सकते हैं, या कोई अपना इंडिपेंडेंट आकलन भी कर सकता है। क्या उत्तरकाशी जिले की तीनों सीटों पे आपको क्या लगता है, बढ़त में आप बीजेपी को देखते हैं, या आपको लगता है इस क्षेत्र में बॉबी पवार काफी घूमा था? बहुत सारे इस क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं वो देहरादून के बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं और बहुत सारी लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं। यहाँ असर हो सकता है, बॉबी पवार का असर हो सकता है अगर उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसभा सीटों की बात करें तो। जी रावत जी। मेरा अनुभव कहता है कि बॉबी पवार की जो बढ़त पुरोला में हो सकती है, उनकी बढ़त जो यमुनोत्री में हो सकती है, लेकिन गंगोत्री में नहीं हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जो संगठन है, और आपको सिर्फ एक वो संगठन सामान्य रूप से इतना नहीं दिखता कि एक भाजपा के अध्यक्ष है, महिला विंग है, यूथ है, ये इतना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस के जो 200-250 छोटे-मोटे संगठन है, जो उनके आनुषंगिक संगठन है, उन लोगों ने पुरजोर तरीके से बीजेपी के लिए वहां पर काम किया है। ये जरूर हो सकता है कि पुरोला में जो माहौल था, और जो बॉबी के रोड शो हमने देखी, बॉबी की मां के भी रोड शो हमने वहां देखे, तो वहां बढ़त हो सकती है। यमुनोत्री में भी जो मैंने कहा कि 15,000 तक वोट उनको मिल सकता है, लेकिन गंगोत्री में उसके अनुपात में कम रहेगा। तो इस जिले में यही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर बॉबी पवार पूरे जिले में आपको अच्छा खासा वोट लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ओवरऑल जो दोनों पार्टी के बीच में जो विषय होगा, बॉबी के लिए इन दोनों से जो मतलब ऊपर निकलना इतना आसान यहाँ पर नहीं होगा। जी, हम देहरादून जिले की सीटों पर आए। उससे पहले रावत जी, हम लोग टिहरी जिले की जो सीट है, टिहरी, प्रतापनगर, घनसाली, धनौल्टी की भी बात आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आप वैसे खुद टिहरी जिले से ही हैं। क्या आपको लगता है टिहरी में 44.16% वोट पोल होता है? पिछली बार 47.21% था। प्रतापनगर में 41.65% है, पिछली बार 44.19% था। घनसाली में 41.61% है, पिछली बार 45.5% था। और धनौल्टी में 45.26% है, पिछली बार 53.72% है। यानी चारों इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज 50 से नीचे है, बहुत नीचे है। और 2019 में भी 50 से नीचे थी। एक धनौल्टी में जरूर 53.72% थी। ये क्या इशारा करता है? जहां से टिहरी की बात करें तो जहां टिहरी झील भी है, किशोर उपाध्याय वहां से बीजेपी के विधायक हैं, उनका भी गोत्र कांग्रेसी है। वहां पे आज धन सिंह नेगी भी वहां फिर वापस बीजेपी में घुसने की कोशिश करते हैं। पिछली बार वो बीजेपी के विधायक थे। दिनेश धने निर्दलीय थे, हरीश रावत सरकार में मंत्री भी थे, वो भी वहीं पे हैं। एक ही जगह सब लोग खम ठोकते रहे, लेकिन वोट तो वहां भी ज्यादा पोल नहीं हो पा रहा, या फिर जो वोट पोल हुआ है वो बीजेपी का ज्यादा है, जैसा कि बीजेपी के रणनीतिकार दावा कर रहे हैं कि जितना वोट कम पोल हुआ हो, लेकिन जो भी वोट पोल हुआ उसमें हमारा जो मार्जिन होगा वो ज्यादा होगा। जी रावत जी। ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश वहां जिला कार्यालय में एक बार बैठक हो रही थी, और उस बैठक में बॉबी पवार को लेकर झगड़ा हो गया। उस झगड़े में किशोर उपाध्याय, दिनेश धने और उनके जिलाध्यक्ष भी वहां पर थे। वहां भी इस बात को लेकर बोला, दिनेश धने ने इशू रेज किया कि किशोर उपाध्याय का कोई समर्थक गांव के प्रधान है, और उनके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि उन्होंने प्रधान को बड़े काम दिए हैं, और जो प्रधान के भाई हैं वो बॉबी पवार का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब बॉबी पवार का जो मामला है, वो मामला भाजपा के दफ्तर में तब चर्चा में हो रहा था, इलेक्शन रन कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है सब कुछ भाजपा में होने जा रहा है। हो सकता है कि जो वहां पर सर्वाधिक वोट है वो ज्यादा भाजपा को पड़े हो सकता है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट ज्योत सिंह उनसोला, जिनके पास वहां टीम थी ही नहीं, एक तरह से वो पहले बिखर गए थे। लेकिन जो जो जिस जो रूलिंग पार्टी है, वो उस पार्टी का जो है कार्यालय में बॉबी पवार का डिस्कशन होना, और फिर ये भी बताया जा रहा था कि दिनेश सिन्हा के भाजपा ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात को लेकर नाराज थे कि भाई जिन किशोर उपाध्याय के खिलाफ आप कुछ दिन पहले चुनाव लड़े, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। तो ये भी बताया जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स थे दिनेश सिन्हा के
जो उनसे छिटक गए, कुछ किशोर उपाध्याय के भी छिटक गए और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो नहीं चाहता था कि बैक टू बैक राज्य लक्ष्मी साह को ही जो टिकट दिया जाए। तो उस सीट पर हो सकता है कि भाजपा बहुत जो है अपने को कंफर्टेबल पोजीशन बता रही हो। लेकिन अभी मैं जब कुछ दिन पहले उत्तरकाशी से लौटा तो मैं चंबा में रुका तो वहां भी लोगों को मैंने बड़ी संख्या में ये बोलते हुए सुना कि भाई बॉबी मोहन ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है। मतलब कहीं कोई भी ऐसा जो वहाँ क्षेत्र नहीं था कि जहां पर उसके नाम की चर्चा ना हो रही है। तो उस सीट पर भी मैं ये मानता हूँ कि कुछ वोट जो है 5-7 हजार के वोट के आसपास लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बॉबी मोहन को पढ़ सकते हैं। जो ये कहा आपने जा रहा है घनसाली कि की बात करी जी। हाँ, घनसाली और प्रतापनगर में और धनौल्टी में खास तौर पर जो वायरल सर्वे में दिखाया गया कि बॉबी जो है दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं उनके मुकाबले ज्यादा वोट पा सकते हैं। इसमें मेरा मानना है कि अगर बॉबी को इस टिहरी जिले में कहीं ज्यादा वोट पड़ेंगे तो वो धनौल्टी में पड़ेंगे। धनौल्टी में करीबन जो वैसे भी जो नॉर्मल आदमी वो मानता है कि करीबन 10,000 वोट तक उनको पड़ सकता है। क्योंकि वहां पर भी स्थिति ऐसी आ गई थी कि जो जोत सिंह बिष्ट आपने देखे कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने वाले वो भी भाजपा में चले गए। जो महावीर रांगड़ बीजेपी से जो विद्रोह करके चुनाव लड़े थे वो भाजपा में शामिल हो गए। वहां प्रीतम पंवार वही है। मतलब सारा कुछ भाजपा ने कब्जा कर लिया था और वहां कांग्रेस के पास कुछ था नहीं बताने के लिए। इसलिए वहां पर जो लोग राज्य लक्ष्मी शाह के कार्यशैली से परेशान थे या जो लोग भाजपा के भीतर नहीं जाते थे चाहते थे कि भाई इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता तो वो बता रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में और वहां पर भी कुछ ऐसी रैलियां और वो हमने रोड शो करते हुए लोगों को देखा वो भी बॉबी पवार की अनुपस्थिति में वहां पर भी खूब सारी जनसभाएं तमाम तरह के कार्य वो चल रहे थे। तो ये जो मोटा मोटा आंकड़ा ये कि 10,000 वोट तक जो है धनौल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको मिल सकते हैं। जो आपने भिलंगना घनसाली बात की। घनसाली में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनने से लेकर अब तक लगातार अपना कैडर जो है बहुत मजबूत किया है। हालांकि वो रिजर्व सीट है शुरुआत में जो है 2 बार वो ओपन थी और रिजर्व होने के बाद उन्होंने वहां पर जो है बड़ी संख्या में अपने साथ जो टीम है जो जोड़ने का काम किया। और कांग्रेस की दिक्कत उस सीट पर ये रही कि वो कभी शक्तिलाल को प्रयोग करते रहे कभी वो भीमलाल आर्य को ले आए। और आज की तारीख में भी जब जोत सिंह उनसोला वहां वोट मांगने जा रहे थे तो उनको कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो वो जो युवाओं की टीम जो इस रोजगार के मसले से और पेपर लीक से तमाम विषयों से जो पीड़ित और प्रताड़ित थे वो एक ऐसा वर्ग वहां भी खड़ा हुआ जिनको लगा कि बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा बेहतर बॉबी को वोट करना चाहिए। यानी जो उधर आपने बॉबी को प्रताप नगर की बात वोट करी। मिल सकते हैं। हाँ, प्रताप नगर में मुझे लगता है सबसे कम पोल हुआ है। और जी। उस कम पोल होने का जो एक बड़ा कारण मैंने नोटिस किया है कि जो व्यवस्था पूरे देश में है कि अभी इस बात का चेक बैलेंस नहीं है कि एक आदमी के पास कितने वोटर आईडी कार्ड है। ये कंफर्म नहीं है। हम अब चूंकि मेरी जन्मस्थली है प्रतापनगर तो प्रतापनगर का बहुत बड़ा वोटर जो है नई टिहरी शहर में रहता है। वो नई टिहरी के नगर पालिका चुनाव में वोट करता है। वहां के लोग बड़ी संख्या में जो ढाल वाला नगर पंचायत नगर पालिका क्षेत्र है वहां वोट करता है। वो लोग देहरादून में भी वोट करते हैं और वो प्रतापनगर वोट करते हैं। तो इस बार जब मैंने पूछा कि इतना कम पोल क्यों हुआ तो बताया जो व्यक्ति देहरादून था वो वोट करने नहीं आया। जो नई टिहरी शहर में था उसने वही पोल किया और जो ढाल वाला ऋषिकेश वाले क्षेत्र में उसने वही किया। इस कारण वह वोट जो है बहुत जो है कम हुआ। लेकिन वहां पर भी बॉबी पवार की स्थिति बता रही कि 5-7 हजार वोट तक उनको मिल सकते हैं। अगर देहरादून जिले की बात करें क्योंकि जो रावत जी आप जानते हैं कि जो असल वोटर टिहरी क्षेत्र का है जिसमें करीब 60-62% अगर जो वोटर है वो देहरादून की जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है चाहे चक्राता हो विकासनगर सहसपुर देहरादून कैंट मसूरी या फिर राजपुर रायपुर हो। क्या आपको लगता है अगर एक कमेंट तो मैं सबसे पहले इसी पे लेना चाहूंगा कि राजपुर रोड जो बिल्कुल पॉश देहरादून है वहां पे वोटिंग परसेंटेज का 50% से नीचे रह जाना जब हम पहाड़ की बात है आपने प्रतापनगर की बात की बहुत सारा वोटर दाएं बाएं भी हो सकता है। राजपुर रोड पे रहने वाला जिसमें एक बड़ा तबका झुग्गी झोपड़ियों का भी है लेकिन एक बड़ा तबका इलीट वर्ग का भी है। यहाँ भी लोग वोटिंग डालने के लिए नहीं निकल पा रहे। क्या ईवीएम पे भरोसा नहीं है लोगों को लगता है ठीक है कोई तो जीत ही जाएगा या ये लग रहा था कि भाई 400 सीट बीजेपी एनडीए की आ ही रही है हमारे वोट डालने से कौन सा फर्क पड़ रहा है। ये देहरादून में वोटिंग परसेंटेज कम हो जाना कहीं पे 49 कहीं पे 50 कहीं पे 53-54 ये क्या कहता है। जो देहरादून का वोटर है वो इस समय ये बताया जा रहा है कि जो मजदूर वर्ग है जो गेहूं काटने वाला है इस प्रकार के जो बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ रहते हैं वो इस समय गेहूं काटने अपने घर वापस चले गए। बहुत बड़ा नंबर इस लोगों का है वो चले गए। एक तो कारण ये बताया जा रहा है। दूसरा ये कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हम कुछ दिन पहले देखते थे कि वो बहुत शिद्दत से लोगों के पीछे लगे रहते कि आपने अभी वोट नहीं किया। लोगों को फोन करते थे घर जाके बुला के लाते कि चलिए वोट कास्ट कीजिए। तो इस बार वो निराशा रही। और वो जो राजपुर सीट है जो वर्तमान में रिजर्व सीट है उस सीट को लेकर जो बड़ा इशू है
वो बड़ा मलिन बस्तियों को लेकर भी है। और भाजपा कांग्रेस के लोग यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे थे, उन चुनावों का एक बड़ा मुद्दा वो मलिन बस्तियां भी थी, जो अभी सरकार के अध्यादेश की कृपा से बची हुई है। अदरवाइज हाईकोर्ट ने तो बहुत पहले कह दिया कि इसको डिमोलिश कीजिए। उस विधानसभा क्षेत्र में भी मेरा मानना है कि आज की तारीख में भी जब वोट का जो परिणाम आएगा, वो भाजपा कांग्रेस के लोग ही पहले और दूसरे नंबर पे होंगे। और चूंकि बॉबी पवार वहां पर बहुत ज्यादा घूम नहीं पाए, उनका अधिक समय जो पहाड़ में निकल गया, और वो जो तैयारियां भी थी काफी लेट हुई। और उसी प्रकार का जो प्रभाव है, जो बगल में काऊ प्रधान वाली सीट जो रायपुर विधानसभा है, वहां पर भी वो टाइम नहीं दे पाए। तो वहां काऊ प्रधान वाली सीट में हर आदमी जानता है कि काऊ का एक अपना व्यक्तिगत भी जो लोगों के बीच में वर्चस्व है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों से वहां बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री विधानसभा में चुनाव में आपने करते हुए देखी है। लेकिन तो रायपुर में भी रावत जी 54% के आसपास वोटिंग पोल हो पाती है। मसूरी में भी 53% है, देहरादून कैंट में 50%, सहसपुर में 62% के आसपास, विकासनगर में 64% है, चक्राता में 51% है। तो वोटिंग परसेंटेज देहरादून जिले की इन सीटों पर भी नहीं हो पाया, चाहे कितने मजबूत चक्राता में प्रीतम सिंह हो, मुन्ना सिंह चौहान का दखल हो, या यहाँ पर जैसे आपने रायपुर में काऊ की बात करी है, वोटिंग परसेंटेज उस तरह से नजर नहीं आ रहा। 2019 के मुकाबले इन तमाम सीटों पर वोट बहुत कम पोल हुआ है। उमेश शर्मा काऊ को आखिरी के 3-4 दिनों में लोगों ने श्रीनगर में वोट मांगते देखा। वो पौड़ी और रुद्रप्रयाग में जो है अनिल बलूनी के लिए वोट मांग रहे थे। तो हो सकता है कि जो उनके समर्थक, उनको भी लगा कि जब विधायक जी को चिंता नहीं है, तो हमने भी यहाँ पे क्या करना है। बगल में जो मसूरी वाली सीट है, उस मसूरी वाली सीट पर आप वो मतलब जो जो इस समय उसका प्रेजेंट पोजीशन है, इस अंदाज में भी जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई गणेश जोशी वहां से लगातार विधायक है, मिनिस्टर है। उनकी बेटी वहां टिकट मांग रही थी लोकसभा का, उनको नहीं मिला। लेकिन वो एक ऐसी सीट है जिस सीट पर जो है गुनसोला 2 बार एमएलए हुए, उस सीट पर वो नगर पालिका के चेयरमैन भी हुए। तो इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है कि वहां मसूरी का जो मतदाता हो, उस मसूरी के मतदाता के बीच जो जो अपील ज्योति सिंह उनसोला ने करी कि भाई ठीक है, तुमने विधानसभा चुनाव के दौरान जिनको चुनकर भेजा, वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हो गए, लेकिन अब आपके पास एक अवसर है कि आप जो है लोकसभा के लिए किसी और बेहतर आदमी को दे सकते हो। तो इस बात की भी जो कांग्रेस के लोग हैं, जो ज्योति सिंह उनसोला के लोग हैं, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ये ऐसी विधानसभा होगी जहां पर जो है ज्योति सिंह उनसोला को कुछ सिंपैथी क्रिएट करके जो है कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक आपने जो दूसरी सीट चक्राता की बात करी, चक्राता में तो रावत जी 51.5% के आसपास वोट पोल होता है, जबकि 2019 में जब प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो 59% से ज्यादा, यानी करीब 60% वोट पोल हुआ था वहां। जबकि वो उस जौनसार क्षेत्र को तो बॉबी पवार का भी गढ़ माना जा रहा है। जो वायरल सर्वे में बॉबी पवार को वहां से बहुत अच्छा वोट दिया है, करीब 80%। ये दावा किया गया है वायरल सर्वे में कि जो 80% वहां वोट है जो पोल हुआ, उसमें से टोटल बॉबी पवार को मिलेगा। आपको क्या लगता है वहां भी 7-8% वोट पोल कम होना क्या इशारा करता है? उस वहां के पोल कम होने का एक बड़ा कारण वहां 15-16 ऐसे गांव थे जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने वोट का मतदान का बहिष्कार किया। और उत्तराखंड की सरकार हो या चुनाव आयोग हो, कोई व्यक्ति उनके पास नहीं गया कि आखिर आप वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मामला प्रतापनगर में भी था। लोगों का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिन्होंने कहा कि भाई आपने हमें वहां नगर पंचायत क्षेत्र में क्यों जोड़ दिया, यहाँ तो हम अनकंफर्ट फील कर रहे हैं। और हमारा तो नगर पंचायत में शामिल होने से जो मनरेगा के कार्ड थे, वो भी कार्ड बंद हो गए। चक्राता विधानसभा निश्चित रूप से बॉबी पवार के लिए सबसे मतलब उसकी घर की सीट है। लेकिन उस सीट पर भी आप ये नहीं मान सकते कि कहीं एक तरफा होगा। उस सीट को आज तक जो जितने भी चुनाव हुए हैं 2002 से लेकर अब तक, और उससे पहले भी 89 से मुन्ना सिंह चौहान भी जब से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वर्चस्व की लड़ाई मुन्ना सिंह चौहान वर्सेस प्रीतम सिंह वही रही है। और यही लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई इन्हीं दोनों के बीच में फैसला होना है। और आपने पिछले जो 2022 का विधानसभा चुनाव भी देखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो डिस्टेंस हार जीत का बीजेपी कांग्रेस को बढ़ गया था, वो बढ़ने के पीछे कारण था कि मुन्ना सिंह चौहान की बीवी को जब टिकट नहीं मिला, और तो रामशरण नौटियाल को लोगों ने तब भी वोट नहीं देगा मतलब दिया, जबकि जुबिन नौटियाल वहां जनसभाएं कर रहे थे, गीत गा रहे थे। उस सीट पर बॉबी पवार इसलिए आशान्वित है, या जो आपको सर्वे में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि 80% वोट उनको नहीं मिलने वाला वहां पर भी। वहां पर मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह की जो जड़ें हैं, वो बेहद गहरी है। और इतनी गहरी है कि वो आपको पंचायत चुनाव में दिखाई देंगी, वो आपको वहां अगर जो कैंट बोर्ड वाला चुनाव वहां दिखाई देगी, और विधानसभा चुनाव में हर चुनाव में दिखाई देगी। लेकिन बॉबी पवार ने वहां पर एक अपील की थी उन लोगों के बीच में। उन्होंने कहा था कि आज आपके सामने न तो मुन्ना सिंह चौहान है, और ना आपके सामने जो है प्रीतम सिंह है।
तो इसलिए आपको जो है अपने बीच के व्यक्ति को जो है वोट करना चाहिए। और उन्होंने उसके एग्जाम्पल भी दिए कि उससे पहले जब मुन्ना सिंह चौहान 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े बीएसपी से, उससे पहले वहां ब्रह्मदत्त लड़ते थे, तमाम जितने भी लोग उस क्षेत्र के लड़ते थे, उन्होंने वहां के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र के व्यक्ति को पीछे अगर हो गए तो इसका बड़ा गलत इंप्रेशन जाएगा। तो हो सकता है कि बॉबी पवार के जो जो ये सर्वे वाले जो बालक होंगे, जिन लोगों ने ये दिखाया होगा, उनको लगता होगा 80% लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो भाजपा के जो मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रीतम सिंह है, ये दोनों क्यों चाहेंगे कि वहां पर जो है बॉबी पवार की लीड हो जाए। क्योंकि ये क्योंकि मुझे लगता नहीं। क्योंकि रावत जी, चक्राता वो विधानसभा क्षेत्र है 2019 में जब 65 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी को लीड मिलते हुए 5 लोकसभा सीटें मिली थी, तब भी चक्राता उन 5 विधानसभा क्षेत्रों में शुमार था जहां पर बीजेपी लीड बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। वहां प्रीतम सिंह को, चूंकि खुद चुनाव भी लड़ रहे थे, इसलिए वो एक तरह से उनका एक अभेद किला माना जाता है। 80% तक, 90% तक किसी एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी को अमूमन वोट मिल भी नहीं सकता है। ये हो सकता है कि बॉबी पवार के उत्साही जो जोशीले युवा हैं उनका अपना आकलन होगा। अब करीब करीब रावत जी, हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों की, 14 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ली, जहां पे 11 एमएलए बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के एमएलए, प्रतापनगर और चक्राता में एक निर्दलीय है संजय डोभाल। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि 2014 का चुनाव जब साकेत बहुगुणा वर्सेस रानी राज्यलक्ष्मी शाह था, तब भी रानी राज्यलक्ष्मी शाह को करीब 4.5 लाख के आसपास वोट मिले थे और 2.5 लाख के आसपास कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले थे। 2019 में भी रानी को 64% वोट मिला था और करीब 5.5 लाख या 5,65,000 के आसपास वोट मिला था, जबकि प्रीतम सिंह 2,64,000 पर सिमट गए थे और हार और जीत के बीच करीब 34% वोटों का डिफरेंस था। यानी ये बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है। जब आप बीजेपी कॉरिडोर में रणनीतिकारों के साथ बात करते हैं तो वो दावा करते हैं कि आप भले ही बॉबी पवार कितना भी उत्साही हो और सोशल मीडिया पे, आप जानते हैं गणेश जोशी ने तो कहा कि वो सोशल मीडिया की क्रिएशन वाले नेता हैं और उनका जो बुलबुला है वो फुस निकल जाएगा, उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। जबकि आप कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं रावत जी, तो वो कहते हैं कि जो हमारे पिछले 2 चुनाव का वोट परसेंटेज था उससे बेहतर हम करेंगे। जोत सिंह गुंसोला जी भले आदमी, उनको अच्छा वोट मिला होगा। लेकिन जब बॉबी पवार के टीम के लोगों से आप बात करते हैं, ज्यादातर युवा है, अनुभव कम है, लेकिन जिस तरह वो सर्वे वायरल हुआ, वो दावा कर रहे हैं बॉबी पवार यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आपको क्या आकलन दिख रहा है? मोटा मोटी नतीजे तो 4 ही को आएंगे, लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते आप खुद टिहरी संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं, आप पूरी नजर तो आपकी पूरे उत्तराखंड पे, देश पे ही है। क्या आपको लग रहा है यहाँ क्या खास होने वाला? बॉबी पवार क्या इम्पैक्ट इस चुनाव में छोड़ सकते हैं? बॉबी पवार का इम्पैक्ट इस बात पर भी दिखाई देगा कि जो चक्राता से लगती हुई जो विधानसभा विकास नगर है, जहाँ के विधायक मुन्ना सिंह चौहान है, क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान दोनों सीटों पर लड़ते रहे हैं, उस विधानसभा सीट में क्या वास्तव में बॉबी पवार 10,000 वोट तक जाएंगे या उससे ज्यादा वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं? जो सहसपुर है, मतलब आप लगाए जो सहसपुर से लेके और विकास नगर, चक्रौता, पुरोला, यमुनोत्री, ये एक ऐसी सीरीज है। यही सीरीज है जहां जौनसार, बाबर और वहां के जो लोग हैं, जिन लोगों के बीच ही सबसे बड़ी अपील बॉबी की थी, ये निर्णायक होंगी कि अगर इन क्षेत्रों में बॉबी को बड़ी बढ़त मिलती है तो वो आने वाले वक्त में उसका खुद का भविष्य भी तय करेंगी और भाजपा कांग्रेस के सामने क्या एक चुनौती के रूप में खड़ा होगा? नहीं हो पाएगा। जहां तक एक और सीट हम छोड़ गए थे, कैंट सीट पर जहां पर अभी हरबंस कपूर की पत्नी जो है वहां पर विधायक है, उस सीट पर भी जिस अंदाज में पचास लंबे समय से 50.23%, यानी 50%, 50-51% वोटिंग पोल हुए देहरादून कैंट में। वो भी हमारे शहर का एक तरह वीआईपीज का इलाका है, बहुत ही भद्र लोग वहां रहते हैं जी। तो मेरा मानना है कि वहां पर जो भाजपा की जड़ें हैं वो इतनी गहरी है कि 2 बार जो सूर्यकांत धस्माना वहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वो मेयर का भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से शुरुआत से ही वहां पर हरबंस कपूर का जो है दखल देखा जाता था और उन्हीं के कारण है कि हरबंस कपूर की मौत के बाद उनकी पत्नी को वहां टिकट दिया गया। उस सीट पर ये जो सूर्यकांत धस्माना भी वहां पर इस बात की कोशिश कर रहे थे कि चूंकि 2027 का चुनाव भी इसके बाद होना है और इस बार भी अगर उसी प्रकार से जो है बहुत पीछे छूट गए तो आगे उनके लिए भी संकट होगा। तो ये बता रहा जा रहा था कि उन्होंने भी वहां पर काफी प्रयास किया और ये वो बेल्ट है, मतलब आप कैंट से लेके राजपुर और रायपुर और सहसपुर तक, इस वाली बेल्ट में बॉबी पवार काफी कमजोर पड़े हैं। असल बात ये होगी जो आपने शुरू में कहा कि भाई 34 से कितने परसेंट की जो लीड पिछली बार राज्य लक्ष्मी शाह की थी, इस बार शायद वो लीड जो है कुछ कम हो या लोगों को ये लग रहा है कि जितने लोग आक्रोशित थे, एक बड़ा बात जो कांग्रेस के लोगों से मैंने बात करी,
उनका ये मानना था कि भाजपा के 12 साल का शासन इनका हो गया राज्य लक्ष्मी मिसाल का, और इन्होंने उस अपेक्षा अनुरूप वहाँ कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए लोगों ने जो है एक कांग्रेस को उम्मीद के रूप में देखा। लेकिन बॉबी के समर्थक ये मानते हैं कि जो लोग आक्रोश का वोट था, जो आशा उत्साह का वोट था, वो बॉबी को मिलेगा। असल सवाल वहीं से शुरू होंगे कि जब पुरोला का बक्सा खुलेगा, चक्राता का खुलेगा, विकास नगर का, और आपके यमुनोत्री तक, उस वाली बेल्ट में अगर वो जो लीड होगी, अगर बॉबी पवार वहां उस बात को लोगों को समझाने में कायम हुए होंगे कि भाई आपके बीच का आदमी है, जीतेगा तो आपके लिए काम करेगा, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव फिर दाएं बाएं भी जाएगा। लेकिन अगर इसी बेल्ट में वो नहीं उस प्रकार बढ़त हासिल कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि और जगह जाते जाते उनकी जो है वो लीड और मतलब नीचे चले जाएंगे। और जो कांग्रेस के लोग अपेक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को ये उम्मीद है कि बॉबी जो है महारानी राज्य लक्ष्मी शाह का वोट काट रहे हैं, और उस सेंस में जो है, जो पिछली बार प्रीतम सिंह 3 लाख से कुछ ज्यादा वोट से हार गए थे, शायद वो ये मान रहे हैं कि 2 लाख वो जो है, वो जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, और तब जो हार जीत का जो फैसला होगा वो 1 लाख वोट के आसपास होगा, जो जिस किसी की भी हार जीत होगी। ये मेरा मानना है। लेकिन ये छोटा-सा सवाल और है रावत, जिसके बाद वाइंड अप करें। क्या आपको लगता है प्रीतम सिंह पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार जिस तरह बॉबी पवार चुनाव लड़ रहे थे, और जो जिस तरह कांग्रेस ने ढीले-ढाले तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता उत्तराखंड से चुनाव से दूर रहे, क्या आपको लगता है कि हरिद्वार में हरीश रावत अगर पौड़ी में या टिहरी में प्रीतम सिंह अगर होते तो बेहतर होता, या फिर बॉबी पवार को ही किसी तरह से कांग्रेस सपोर्ट कर सकती थी? जोत सिंह गुंसोला बहुत ही एक तरह से कमजोर कैंडिडेट के तौर पर रहे, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव से उनको टिकट भी नहीं दिया जा रहा था, और अचानक से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, तो ऐसा लगा जैसे कांग्रेस एक रस्म अदायगी कर रही है। क्या आपको लगता है कि प्रत्याशियों का अगर चयन दूसरे तरीके से हुआ होता तो आज टिहरी में अलग तरह के नतीजों की हम अपेक्षा रख सकते थे? दरअसल कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, वो लीडरशिप का बड़ा अभाव वहां देखा जा रहा है। और प्रीतम सिंह का मना करना ही, जिस दिन उन्होंने मना किया उसी दिन समझ गए थे कांग्रेस की हालत वहां खराब है। जो व्यक्ति पिछला चुनाव लड़े हैं, इतना उनके पास चुनाव लड़ने का अनुभव है, इतने बड़े पोर्टफोलियो पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, लीडर पोजीशन हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, लगातार जीतते आ रहे हैं, उनका पीछे हटने से निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जो आपने कहा कि उनको बॉबी पर ट्राई करना चाहिए था, वो स्थिति कांग्रेस की यहाँ इस समय इसलिए भी नहीं है कि आपने देखा कि कल इंदौर से उनका कैंडिडेट गायब हो गया, सूरत से कैंडिडेट गायब हो गया, और अभी तो चुनाव आते-आते आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के बारे में और भी कुछ ऐसे चीजें देखने को मिल सकती है। तो बॉबी पवन के बारे में वहां बताया जा रहा है, जब डिस्कस हुआ तो उनको ये लगा कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से उनकी पार्टी में आए, हार्दिक पटेल से लेकर बड़े-बड़े उदाहरण वहां दिए गए, लेकिन आखिरकार भाजपा उनको पकड़ कर ले गई। किसी को समझा बुझा कर ले गई, और जो नहीं समझा बुझा कर गए, उनको फिर दूसरे माध्यमों से ले जाया गया। तो इसलिए बॉबी पवार पे दांव खेलने का जो निर्णय नहीं कांग्रेस कर पाई, वो इसलिए कर पाई कि उनकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो कल के दिन वहां रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे। वो बेहतर कैंडिडेट होते नहीं होते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस चुनाव में प्रीतम सिंह लड़ रहे होते, तो जो जो चुनाव का जो उत्साह होता, यशपाल आर्य चुनाव लड़ रहे होते, हरीश रावत होते, तो ये सब जो माहौल अब हमको आप सबको पूरे देश में थोड़ा बदला सा नजर आने लगा कुछ दिनों से, वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि गणेश गोदियाल ने अकेले एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, और उन्होंने बताया कि अगर आप इन लोगों के सामने सरेंडर नहीं करते हैं या हार नहीं मानते हैं, या आपके भीतर उतनी राजनीतिक चतुराई है कि आप मोदी वर्सेस गोदियाल के चुनाव को गोदियाल वर्सेस बलूनी कर दिया उन्होंने, इसीलिए तो चर्चा में आए। और आप लगाइए कि अगर वो चर्चा वहां पर अगर मनीष खंडूड़ी कैंडिडेट होते हैं, तो शायद पौड़ी लोकसभा की कभी आप चर्चा ही नहीं कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की अगर आज हालत खराब है, तो उसका जो जिम्मेदार प्रीतम सिंह भी है, यशपाल आर्य है, और हरीश रावत है, जिन जिन लोगों ने जो है चुनाव न लड़ने का वो फैसला किया। और इससे जो विपक्ष की जो एक वॉइस है, वो कमजोर होती है, और ये लोकतंत्र के खराब मैं मानता हूँ। धन्यवाद रावत जी, समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के आपने देखा कि गजेंद्र रावत जी ने किस तरह चीज़ों को सामने रखा है। उन्होंने बताया कि अगर प्रत्याशी दूसरे होते, यानी हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य जैसे प्रत्याशी होते, तो नतीजे दूसरे भी हो सकते थे। गणेश गोदियाल की तरह उन सीटों को भी ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में वज़न के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन जहाँ तक हमने टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बात की, तो आपने देखा कि किस तरह से बॉबी पवार युवा प्रत्याशी के तौर पर सबको, राजनीतिक पंडितों को भी और पॉलिटिकल पार्टी जो उनके ओपोनेंट है उनको भी प्रभावित करते हैं। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र है वो बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है। 14 विधायकों में से
11 विधायक बीजेपी के हैं और निर्दलीय का भी उनको समर्थन प्राप्त है। इससे भी बड़ी बात यह है कि राजशाही का इस सीट पर बड़ा दबदबा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नए समीकरण बने। पिछले चुनाव में भी गोपाल मणि और दूसरे निर्दलीय भी और बीएसपी और दूसरे दलों के प्रत्याशी भी लड़े, लेकिन बॉबी पवार की जो राजनीतिक शख्सियत नजर आ रही है वो जुदा नजर आ रही है। उनको लेकर के बेरोजगार युवाओं में एक अपील और एक उत्साह देखने को मिला। वो कितना बड़ा वोट खींच पाते हैं ये भी देखना होगा। और जो रावत जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सहसपुर, विकासनगर, चक्राता से होते हुए पुरोला और यमुनोत्री, गंगोत्री तक के इस पूरी जो रीजन में बॉबी पवार कितने वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं, ये बॉबी पवार के अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के और 2027 को लेकर के जो राजनीतिक संभावनाएं बेरोजगार युवाओं के नायक के तौर पर बॉबी पवार को के रूप में देखी जा रही हैं, उनका भी भविष्य बताने का काम करेगी। आने वाले दिनों में हम अब पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र और अल्मोड़ा और नैनीताल की सीटों के जो वोटिंग के बाद के समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा कोई दिन जा नहीं रहा जब हर एक तरह से बूथ स्तर का भी आकलन किया जा रहा है, सीट से भी आगे जाकर के हम भी अपने तरीके से वरिष्ठ पत्रकारों, राजनीतिक पंडितों या अपने स्तर पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 जून अभी बहुत दूर है और पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार चर्चा है कि उत्तराखंड में जो शुरू में समझा जा रहा था कि चुनाव एक तरफा है, क्या वाकई एक तरफा रहा है या फिर कुछ उलटफेर होने की भी गुंजाइश है। द न्यूज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी जरूर करिए। नमस्कार।